गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन क्लास 10th चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये बेटा चैप्टर 7 पूरा आपका कट गया है ऑलमोस्ट। इस चैप्टर 7 में से कोई पार्ट आपका नहीं बचा, ऑलमोस्ट लगभग पूरा ही कट चुका है सिलेबस में से। 2020 के सिलेबस के लिए सारा कट गया आपका। एनिमल नर्वस सिस्टम 7.1 टॉपिक, इसके अलावा 7.11 व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी आपका कट गया है। द ह्यूमन ब्रेन, ये वाला पार्ट भी कट गया है आपका सिलेबस में से। केवल एक ये वाला जो पार्ट है ना 7.1.3, ये वाला पार्ट उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो हम रिस्क नहीं लेते भाई, क्या पता इस पेज में से कुछ आ जाए, तो हम ये वाला पेज कर ही लेते हैं। 7.1.3 और 7.1.4 ये जो पेज है ना, ये बचा रखा है उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी सारा आगे जो दिख रहा है आपको, जैसे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स, आगे इसके आगे भी जो है ना वो सारा कट चुका है। केवल आपके ये दो टॉपिक है ना, ये दो बचे हुए हैं। तो अब हम इन दोनों का एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, तो आप भी इस दोनों को ही पढ़ के फिर कर लेना। अपनी नोटबुक में भी ये पूरा पेज ना जो 7.1.3 और 7.1.4 ये लिख लेना। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, तो हर एक के बच्चे के दिमाग में आएगा ब्रेन। ब्रेन ही हमारा मेन सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है। जो कोई भी मैसेज है, सारे मैसेज ऑलमोस्ट स्पाइनल कोड के जरिए कहाँ जाते हैं, ब्रेन तक। और ब्रेन से ही हमें मैसेज मिलता है कि हमें अब क्या करना है, किस चीज़ के बारे में क्या डिसीजन लेता है। उसके लिए पूरा एक नर्वस सिस्टम हमारा जो नर्वस टिश्यू से बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो स्पाइनल कोड और ब्रेन से मिलकर बनता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। और नर्वस टिश्यू न्यूरॉन सेलों से मिलकर बना होता है। ये सब मैं आपको क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि हमने 9th में थोड़ा पढ़ा है नर्वस टिश्यू के बारे में, न्यूरॉन सेलों के बारे में। न्यूरॉन सेल से नर्वस टिश्यू बनते हैं और नर्वस टिश्यू से स्पाइनल कोड और ब्रेन। और स्पाइनल कोड के साइड साइड में 12 पेयर स्पाइनल नर्व्स गई होती है। हमारे ब्रेन में जो है ना 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स गई होती हैं और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं जो दोनों तरफ से निकल के आती हैं स्पाइन्स में से। तो अब हम ये जो सारी नर्व्स हैं नर्वस टिश्यू से बनी होती हैं, अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। 7.1.3 में इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि हमारा जो ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट है, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि कब हमने हंसना है, कब हमने लिखना है, कब हमने किसी चीज़ को याद करना है, कैसे हमने बिहेव करना है। ये सब ब्रेन हमारी हेल्प करता है इस सब में करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी वैसा ही इंतजाम किया गया है हमारी बॉडी में। कैसे? ब्रेन क्या है, ए डेलिकेट ऑर्गन। ब्रेन क्या है, ए डेलिकेट ऑर्गन, मतलब ये बहुत ही नरम कोमल है। विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। हम जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे लिखना हो, याद करना हो, काम करना हो, क्लैपिंग करनी हो, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, केयरफुली प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। फॉर दिस द बॉडी डिजाइन इज सो दैट, तो इसके लिए हमारे बॉडी में डिजाइन इस तरह बना हुआ है कि ब्रेन सीट्स, ब्रेन कहाँ रखा हुआ है, इनसाइड ए बोनी बॉक्स, एक हड्डियों का बॉक्स है जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, उसके अंदर है ब्रेन। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून, और उस बॉक्स में भी ना उसको एक बैलून में रखा गया है जिसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्वेशन। इससे कोई झटका वगैरह लग जाए या कोई चोट लग जाती है हमारी खोपड़ी पे, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचता, कहाँ तक, ब्रेन तक, ताकि ब्रेन को कोई हर्ट ना होए या ब्रेन में कोई इंजरी ना होए। तो पहले ब्रेन को एक हड्डियों के ढांचे के अंदर रखा हुआ है, उस हड्डियों के ढांचे के अंदर भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड, और उस लिक्विड के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है ताकि उस ब्रेन तक कोई भी इंजरी ना पहुँचे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे डिसीजन, हम देखना, सुनना, सूंघना, हमने क्या देखा, क्या सुना क्या सूंघा, ये सब कुछ ब्रेन हमें बताता है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, अगर तुम अपने हाथ को अपने बैक के पीछे लेके जाओ, तुम्हें फील होगा एक क्या, एक बम्पी स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, इसे बोलते हैं द वर्टेब्रल कॉलम।
वर्टेब्रल कॉलम क्या है? रीढ़ की हड्डी। बैकबोन, जिसे बैकबोन भी बोलते हैं, सिंपल हिंदी में क्या बोलेंगे? बैकबोन, विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है स्पाइनल कॉर्ड, जो सारे के सारे मैसेज लेके जाता है ब्रेन तक। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जितने भी मैसेज हैं बॉडी में, हमने क्या छुआ, किस चीज़ को हमने महसूस किया, वो सब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक लेके जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन प्रोटेक्ट करती है। और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी खोपड़ी। खोपड़ी किससे बनी है? बोनी बॉक्स, इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं और उसके अंदर हमारा ब्रेन रखा है, और वो भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ताकि कोई झटका उस ब्रेन तक ना पहुंचे, वो किसी तरह की कोई इंजरी उसमें ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है 7.1.4, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। अब मैं बता रही हूँ कि सारे हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है। ये नर्वस टिश्यू न्यूरॉन सेलों से मिलकर बना है। ये नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है? हमने नर्वस टिश्यू के बारे में 9th में पढ़ा है। ये नर्वस टिश्यू के बारे में हमने अब तक क्या पढ़ा है 9th में? कि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सेंड इट अराउंड द बॉडी, और बॉडी तक पहुंचाता है इसे, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, मेक डिसीजन, और डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो इसे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना उसके बेस पे डिसीजन भी लेता है। एंड कन्वे डिसीजन टू द मसल्स, और फिर उन डिसीजन को, हमने क्या डिसीजन लिया, क्योंकि काम तो मसल सेलों को करना होता है, उस डिसीजन को कि अब हमें हाथ उठाना है, अब हमने क्लैपिंग करनी है, अब हमें भागना है, दौड़ना है, ये सारे डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को मसल सेल तक पहुंचाता है, क्योंकि मसल्स ही काम करती हैं। मसल्स हमारी बोन के साथ अटैच होती है। जब हमारी हड्डियां तभी मूव कर सकती है जब मसल्स मूव करेंगी, और मसल्स तक वो मैसेज कौन लेके जाता है? जो नर्वस टिश्यू जो बता रहे हैं। इन अदर वर्ड, व्हेन द एक्शन ऑन मूवमेंट, जब कोई एक्शन होता है या मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, केवल कोई भी एक्शन या मूवमेंट परफॉर्म हो सकती है जब मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। हम मूवमेंट तभी कर सकते हैं जब मसल टिश्यू काम करेंगी। इसका मतलब नर्वस टिश्यू वर्क करते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। नर्वस टिश्यू मैसेज लेके जाएंगे, मसल टिश्यू फिर उस वर्क को करेगी। हाउ डू एनिमल मसल्स वर्क। अब एनिमल की मसल वर्क कैसे करती हैं? व्हेन ए नर्व इम्पल्स, तुम्हें बताया नर्व इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, रीच द मसल फाइबर मस्ट मूव। तो मसल फाइबर को उस टाइम मूव करना चाहिए। और मसल फाइबर कैसे मूव करेंगी? मसल फाइबर मीन्स मसल सेल कैसे मूव करेंगी? सिंपलेस्ट मोशन और मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। सिंपल तरीका है कि मसल सेल केवल तब मूव कर सकती हैं बाय चेंजिंग देयर शेप, अपनी शेप चेंज करके। वो अपने आप को छोटा बड़ा करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है मसल सेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसा कर कैसे पाती हैं? वो अपने आप को छोटा बड़ा कैसे कर पाती हैं? हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मसल सेल है उसमें स्पेशल प्रोटीन होते हैं। 9th क्लास में जो मसल्स का चैप्टर है, हमारा टिश्यू वाला चैप्टर है, उसमें पढ़ा था कि मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट कैन चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट, और वो अपनी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन है, किसमें होता है? मसल सेल में, जो अपनी शेप चेंज कर सकता है एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे ही उसके पास मैसेज पहुंचता है ना, वैसे ही मसल सेल के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन है वो अपनी शेप और अरेंजमेंट चेंज कर लेता है, जिसके कारण मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मूवमेंट कर सकती है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द मसल टिश्यू, जब हमने मसल टिश्यू के बारे में 9th में पढ़ा था, तो वो याद करो तुम, हमने उसमें 2 तरह की मसल्स पढ़ी थी, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल वो होती हैं जो हमारे हाथ और पैरों में होती हैं। जैसे हम जब मूवमेंट के लिए उन्होंने कहे ना कि अब काम, आप हाथ हिलाओ, अब पैर हिलाओ, हम अपने माइंड से, तो वो हमारे बोलने के हिसाब से चल सकती है कि जब हम चाहें जब हिल सकती हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल ऐसी होती हैं जो हमारी, जैसे फूड पाइप में है, जो ऐसी है जैसे डाइजेशन सिस्टम में है पूरे, कि जिनको हम कोई मैसेज नहीं दे सकते, जिनको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, और वो काम करती रहती हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कहने के मुताबिक तो नहीं चलती, लेकिन जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसा हम कहते हैं हाथ या पैरों को हिलाने के लिए, तो वो उस वैसे ही काम करती हैं। अब तुम्हें पता चल गया नर्वस टिश्यू कॉम्बिनेशन में काम करता है इसके मसल टिश्यू के।
नर्वस टिश्यू जब मैसेज लेके आता है, डिसीजन लेके आता है, किसके पास पहुंचाता है? मसल टिश्यू के। और मस्कुलर टिश्यू में जो मसल सेल हैं वे इस काम को करते कैसे हैं? वे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मीन्स वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव ए स्पेशल प्रोटीन, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसके कारण वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। और जब मसल्स मूव करती हैं, मसल चेंज होती हैं, मसल मूव करती हैं, तो साथ में वो बोन्स के साथ बंधी होती हैं, तो हड्डियाँ भी मूव करती हैं और उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। जैसे 2 तरह की मसल्स बताई इसने, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जिनको हम अपने मुताबिक अपने हिसाब से अब हिलना है, अब नहीं हिलना है, हम जिनको हम मैसेज कन्वे करके अपने हिसाब से चला सकते हैं। इनवॉलंटरी वे होती हैं जो अपने आप चलती रहती हैं। शरीर में कुछ काम अपने आप होते हैं, जैसे ब्लड मूव करता है हार्ट में भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ऐसे ही हमें कोई उन्हें मैसेज थोड़ा देना पड़ता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, अंदर फूड पाइप में फूड जाना, ये सब इनवॉलंटरी वर्क होते हैं। ये इनवॉलंटरी वर्क जो इनवॉलंटरी टाइप की मसल्स हैं ना, वे करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 पैराग्राफ हैं जो 7th चैप्टर में बचे हुए हैं, ये मैंने आज आपको पढ़ा दिए, तो हमारा 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।